of the equipment. Fine. Then हमने देखा था कि जो टोटल अमाउंट एक्यूमुलेटेड है वो इक्वल टू है टोटल कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट माइनस सैल्वेज वैल्यू. नाउ सैल्वेज वैल्यू इज व्हाट? इट इज द स्क्रैप वैल्यू. नाउ हमने और भी डिस्कस किया था कि स्क्रैप वैल्यू इट कैन बी आइदर इन पॉजिटिव टर्म्स, निगेटिव और जीरो टर्म्स. पॉजिटिव कब रहेगा? सी, when we want to replace something, or we say when we want to replace any equipment or any plant, there will be some part of it which will be useful. So when we sell that particular part, we will get some capital. In respect to that capital means we will get some money. So it is in positive terms. And if we talk about zero, it means that due to technological advancement, that equipment will be of no use. उसके मार्केट में भी जीरो वैल्यू रहेंगी. और देन थर्ड था निगेटिव. निगेटिव मतलब सैल्वेज वैल्यू. देखो समटाइम्स क्या होता है, इन ऑर्डर टू रिमूव सम इक्विपमेंट वी नीड टू इन्वेस्ट सम अमाउंट that is for removing that particular equipment from its place, or we can say that for the purpose of disposal we need some amount. So in that case we will say that salvage value can be negative. Fine. Then हमने देखा था straight line method. As the name suggests, straight line method means that depreciation is taken in terms of straight line. Here we can see the straight line from initial value, that is P, to salvage value S, is termed as annual depreciation change or annual depreciation charge. फाइन. और उसका एनुअल डिप्रिसिएशन चार्ज कैसे फाइंड करेंगे? इट इज द रेशियो ऑफ टोटल डिप्रिसिएशन अपॉन नंबर ऑफ यूजफुल लाइफ ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लांट. और टोटल डिप्रिसिएशन कैसे फॉर्म फाइंड आउट करेंगे? इनिशियल वैल्यू माइनस सैल्वेज वैल्यू, दैट इज द स्क्रैप वैल्यू. So it will be P minus S upon N. N is the useful life of that particular plant, which is given here in terms of years. So we will directly put the values in the formula. See here P is given 1 lakh, then S is given 1000 and N is given 30 years. So when we will put the value in the formula, we will get 3300. यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है? सभी को क्लियर है यहाँ तक? ओके. नेक्स्ट हमारा था डिमिनिशिंग वैल्यू और वी कैन से डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड. अब ये क्या होता है? सी, हमारी जो डिप्रिसिएशन चार्ज है वो हम एनुअली मतलब एनुअली हर ईयर में वो डिप्रिसिएशन चार्ज रखा जाता है. वो भी कैसे? एक फिक्स रेट में, या फिर कह सकते हैं फिक्स परसेंटेज में. फाइन. वो फिक्स परसेंटेज किस पे रहेगा? रिड्यूस वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट, और वी कैन से डिमिनिश्ड वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट. सो वी कैन से दैट depreciation charge is made every year at a fixed rate on the diminished value of a particular equipment. यहाँ पे एग्जाम्पल है सी. यहाँ पे एक्चुअल वैल्यूज 1 लाख दी है, दैट इज P given 1 lakh. Then scrap value is given 0. Then the rate of depreciation is given 10%. और हमने लास्ट क्लास में भी देखा था, अभी तक हमने जितने भी न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे, हम कभी भी कैलकुलेशंस के टाइम पे परसेंटेज के वैल्यूज नहीं लेते. हमें कैलकुलेशंस के टाइम में पर यूनिट की वैल्यू चाहिए. अब पर यूनिट की वैल्यू कैसे मिलेगी? इट इज गिवन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज. सो व्हेन वी विल डिवाइड इट बाय 100 वी विल गेट 0.1. ओके. नाउ देखो हमें डिप्रिसिएशन चार्ज इन टर्म्स ऑफ 1 ईयर निकालना है. तो हम क्या करेंगे? जो हमारी एक्चुअल वैल्यू है या फिर जो इनिशियल वैल्यू है उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे रेट ऑफ डिप्रिसिएशन, दैट इज 0.1. So when we will multiply 0.1 with 1 lakh, we will get 10,000. फाइन. उसके बाद हमें क्या करना है? डिप्रिसिएशन चार्ज हमने फाइंड कर लिया. देन हमें वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट फाइंड करना है आफ्टर 1 ईयर. जब डिप्रिसिएशन चार्ज हम 1 ईयर का कैलकुलेट करेंगे तो हमारी वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट चेंज हो जाएंगी. सो हम वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट आफ्टर 1 ईयर कैसे कैलकुलेट करेंगे? जो हमारी एक्चुअल वैल्यू थी या फिर जो इनिशियल वैल्यू थी माइनस जो हमारी डिप्रिसिएशन चार्ज है इन द 1 ईयर, उसको हम उससे माइनस कर लेंगे. तो वी विल गेट समथिंग 90,000. और वी कैन से सी वन मोर मेथड है. यहाँ पे 1 माइनस 0.1 किया है, 1 माइनस 0.1 इंटू इनिशियल वैल्यू,
अब ये 1 जो है वो हमारा अमाउंट है फॉर दैट पर्टिकुलर इक्विपमेंट, और जो 0.1 है वो हमारा इंटरेस्ट है ऑन दैट इक्विपमेंट। सो जब 1 माइनस 0.1 करेंगे और उसे मल्टीप्लाई करेंगे हम इनिशियल वैल्यू से, फिर भी हमें 90,000 मिलेगा। फाइन। देन है डिप्रिसिएशन चार्ज इन सेकेंड ईयर। अब हमें सेकेंड ईयर के लिए कैलकुलेट करना रहेगा। तो हमारी जो जब हमने फर्स्ट ईयर के लिए कैलकुलेट किया था तो हमारी इनिशियल वैल्यू 1 लाख थी, बट हम जब सेकेंड ईयर के लिए कैलकुलेट करेंगे तब हमारी इनिशियल वैल्यू 90,000 रहेगी, क्योंकि वैल्यू में चेंज आ गया आफ्टर 1 ईयर। सो जब हम डिप्रिसिएशन सेकेंड ईयर के लिए कैलकुलेट करेंगे so it will be 0.1 into 90,000. 0.1 हमारा rate of depreciation into 90,000. Then it will be 9,000. Okay. Second, the value of equipment after second year. Now value of equipment of the second year हम कैसे calculate करेंगे? जो हमारी initial value थी minus depreciation charge in second year. तो हमारी initial value अभी 90,000 थी first year के बाद. So 90,000 minus depreciation charge in second year कितना था? 9,000. So when we will take the difference between this, then we will get 81,000. Or other one method we are having, see 1 minus 0.1 का स्क्वायर। यहाँ पे 1 माइनस 0.1 था क्योंकि 1 ईयर के लिए था, तो यहाँ पे ब्रैकेट के ऊपर पावर में 1 है। और जब हम सेकेंड ईयर के लिए देखेंगे तो यहाँ पे ब्रैकेट के ऊपर पावर 2 है। तो 1 माइनस 0.1 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल वैल्यू दैट इज 1 लाख। सो वी विल गेट 81,000। देखो आप आइदर ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो डिफरेंस, या फिर आप 1 माइनस 0.1 दैट इज द अमाउंट फॉर पर्टिकुलर इक्विपमेंट माइनस इंटरेस्ट ऑन द पर्टिकुलर इक्विपमेंट, ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है। देन नेक्स्ट डिप्रिसिएशन चार्ज आफ्टर थर्ड ईयर। अब थर्ड ईयर में हमारी वैल्यू क्या रहेगी? जो सेकेंड ईयर की वैल्यू रहेंगी वो। देखो फर्स्ट ईयर का कैलकुलेट कर रहे थे तब एक्चुअल वैल्यू 1 लाख थी, फिर हमने फर्स्ट ईयर के लिए कैलकुलेट की तो हमारी वैल्यू 90,000 आई। तो जब हम सेकेंड ईयर के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम 1 लाख नहीं लेंगे, हम 90,000 लेंगे। सिमिलरली जब हमने सेकेंड ईयर के लिए कैलकुलेट किया हमारी वैल्यू 81,000 आई, बट जब हम थर्ड ईयर के लिए देखेंगे तो हमारी जो भी वैल्यू आएंगी वो 81,000 के रिस्पेक्ट में रहेंगी। सो जब हम डिप्रिसिएशन चार्ज इन थर्ड ईयर कैलकुलेट करेंगे तो वो हमारी 81,000 इंटू 0.1 रहेगा। इट मीन्स 8,100। इज इट क्लियर? यहां तक किसी को कुछ डाउट है? यस, ओके। तो जब हम देखेंगे ये ग्राफ को, when we will plot the graph we can see that initial value falls gradually. देखो जैसे पहले हमारी इनिशियल वैल्यू 1 लाख थी, उसके बाद हम देख रहे 90,000 हो गई थी, फिर 81,000 हो गई थी, और अभी हम देख रहे 8,100। मतलब जैसे जैसे हम देख वैल्यू ग्रेजुअली डिक्रीज हो रही है। फाइन। मेजर डिसएडवांटेज ऑफ दिस मेथड ऑफ द वी कैन से डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड। अभी तो हमने एग्जांपल थ्रू देखा था कि वैल्यूज हमने कैलकुलेट की थी, अभी हम देखेंगे कि इसका डिविजन कैसा है। सी लेट्स से इनिशियल वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट इज P, then the salvage of after useful year of n years it will be S, that is the scrap value. Then annual depreciation charge is F. So value of equipment after 1 year will be P minus Px, that is P1 minus X. वहां पे हमने देखा था 1 minus 0.1। तो सी P क्या थी हमारी इनिशियल वैल्यू ऑफ द इक्विपमेंट, ब्रैकेट में 1 that is the amount for particular equipment minus annual depreciation charge that is P1 minus X. देखो आप इजी मेथड से भी याद रख सकते हो। जैसे हमारी इनिशियल वैल्यू P है, फिर 1 माइनस एक्स, पावर में यहाँ पे 1 है। सिमिलरली जब हम वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट आफ्टर सेकेंड ईयर देखेंगे तो P 1 माइनस एक्स टू द पावर 2। सी P 1 ईयर के लिए P 1 माइनस एक्स, then after second year it will be P1 minus x to the power 2। जब हम वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट आफ्टर थर्ड ईयर देखेंगे तो क्या होगा P1 minus x to the power 3।
जब हम n ईयर्स के लिए देखेंगे तो रहेगा p 1 माइनस एक्स टू द पावर n. सो बट द वैल्यू ऑफ यूजफुल लाइफ आफ्टर n ईयर इज इक्वल टू s. हमने देखा था salvage value after useful life of n years is s. So जो हमारी वैल्यू आफ्टर n ईयर्स आई है दैट इज p 1 माइनस एक्स टू द पावर n इक्वल टू s है, दैट इज द स्क्रैप वैल्यू. सो जब हम इसे सॉल्व करेंगे या फिर हम करेंगे उसको इवैल्यूएट करेंगे इन टर्म्स ऑफ x. सो सी s के नीचे यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है p, तो यहाँ पे जाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा. यहाँ पे n ऊपर है तो इस साइड में जाएगा तो वो रेसिप्रोकल के टर्म में आएगा. फाइन. और जहाँ पे यहाँ पे 1 माइनस एक्स है, हमें x के टर्म में चाहिए, तो ये वाली टर्म हम ये साइड में लाएंगे तो क्या होगा x इक्वल्स टू 1 माइनस एस टू द पावर p और पावर में 1 बाई n. सभी को क्लियर है? अभी डेरिवेशन में किसी को कुछ प्रॉब्लम है? फाइन. देखो जैसे हमारी स्ट्रेट लाइन मेथड में कुछ डिफॉल्ट्स थे या फिर हम कह सकते कुछ ड्रॉबैक्स थे, सिमिलरली हमारे डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड में भी कुछ ड्रॉबैक्स है. तो पहला ड्रॉबैक क्या है? सी हेवी डिप्रिसिएशन चार्ज आर कलेक्टेड इन अर्ली ईयर्स व्हेन द प्लांट हैज टू डेवलप एंड बिल्ड इट्स इनकम. इसका मतलब क्या होता है? देखो एट द स्टार्टिंग ऑफ एनी प्लांट, कोई भी स्टार्टिंग मतलब प्लांट का जब स्टार्टिंग हो रहा है या फिर जब प्लांट सेटअप हुआ, इट विल हैव लेस इनकम. ओके. एंड इनिशियली टू एक्सपांड द प्लांट it will also need some it will also need much money. So at that time it's not good to collect depreciation charge. बट यहाँ पे क्या हो रहा है? हेवी डिप्रिसिएशन चार्ज कलेक्ट हो रहा है एट इनिशियल स्टेज या फिर हम कह सकते हैं एट अर्ली स्टेज. तो ये एक बड़ा डिसएडवांटेज और ड्रॉबैक है. नाउ सेकेंड ड्रॉबैक क्या है? सी बैंक, ये सिमिलरली स्ट्रेट लाइन मेथड की तरह है. जब बैंक में हम कुछ अमाउंट रिजर्व कर रहे हैं तो बैंक जो इंटरेस्ट आ रहा है वो इग्नोर होता है, तो ये भी एक डिसएडवांटेज हो गया. फाइन. देन हमारा सिंकिंग फंड मेथड. अब सिंकिंग फंड मेथड क्या होता है? सी इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू मेथड्स और वी कैन से दैट इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन मेथड जस्ट बाय एडिंग इंटरेस्ट इन इट. So, like straight line method, fixed depreciation charge is made every year or we can say annually, and interest is compounded on yearly. Fixed depreciation charge is made every year, and interest is compounded on it every year, or we can say annually. So, compared to straight line method, it requires smaller annual amount. Now, what is the smaller annual amount? Smaller annual amount here is interest. So here smaller amount is nothing but the interest which is also taken over it. Fine. Now see the derivation. Here P is the initial value, S is the salvage value or we can say scrap value, then N is useful life, then R is amount of interest or we can say percentage we need for the particular equipment. So it will always be given in terms of percentage and we need to convert in per unit value as usual. So we will divide R by 100. Then Q is annual depreciation charge. Then total depreciation. We have seen in straight line method, total depreciation was actual value or initial value minus salvage value, that is P minus S. Now here see, after first year depreciation charge collected is Q. That is the annual depreciation charge. Fine. Now after second year क्या होगा? It will become Q1 plus R. Now how Q1 plus R? 1 is the amount for equipment and R is the interest. So 1 plus R. Fine.
Then after third year, see after third year, Q1 plus R multiply by 1 plus R. तो हम कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। सी जब हमारी फर्स्ट ईयर में डिप्रिसिएशन चार्ज Q था और सेकेंड ईयर में Q को हमने मल्टीप्लाई किया 1 प्लस R से, फाइन। थर्ड ईयर में हम क्या करें, ये टोटल वैल्यू Q1 प्लस R को मल्टीप्लाई कर रहे हैं अगेन 1 प्लस R से, सो हमें थर्ड ईयर में वैल्यू मिल रही है Q1 plus R to the power 2. So by the end of n years, it will be Q1 plus R n minus 1. Fine. Similarly, amount Q deposited at the end of 2 years will be Q1 minus R to the power n minus 2. Similarly, amount Q deposited at the end of n minus 1 year will become Q1 minus R n minus n minus 1. That will be Q1 minus 1 plus R. जब हम इसे ये सीरीज को हम देख रहे हैं या फिर जो हम वैल्यू देख रहे हैं राइट फ्रॉम द 1 ईयर दैट इज फ्रॉम Q, और वी कैन से फ्रॉम एंड ऑफ n ईयर्स दैट इज Q1 प्लस R n माइनस 1, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि दिस इज समथिंग इक्वल टू द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सीरीज। तो जब हम ये टोटल सीरीज को देख रहे हैं तो ये ज्योमेट्रिक सीरीज की तरह दिख रही है। तो ज्योमेट्रिक सीरीज का सम क्या होता है, आपने मैथ्स में पढ़ा होगा। सी Q1 plus R to the power n minus 1 divided by R. फाइन, यहाँ तक किसी को कुछ, इज इट क्लियर? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कैसे होता है आपको पता है? यस, क्या कमेंट, पुट अ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। इज इट क्लियर टिल नाउ? ओके, सी आपको वैल्यूज कैसे ऐड करनी है वो पता चल गई फर्स्ट ईयर के लिए, सेकेंड ईयर के लिए। चलो मैं फिर से एक बार रिपीट करती हूँ। सी यहाँ पे हमें क्या करना है, फर्स्ट ईयर के लिए डिप्रिसिएशन चार्ज निकाला था, वो ऑलरेडी हमने देखा था कि एनुअली डिप्रिसिएशन चार्ज Q था। फाइन, तो फर्स्ट ईयर का जो डिप्रिसिएशन चार्ज कलेक्टेड वो रहेगा Q। फाइन, देन जब हम सेकेंड ईयर के लिए देखेंगे तो वैल्यू में चेंजेस आएंगी। फर्स्ट ईयर की वैल्यू है वो सिमिलर सेकेंड ईयर में नहीं रहेगी। तो जब हम सेकेंड ईयर की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं वो कैसे हो जाएगी, देखो जो फर्स्ट ईयर की वैल्यू है Q मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आर। नाउ 1 प्लस आर हमने क्यों किया, सी 1 था हमारा अमाउंट, अमाउंट था वो पर्टिकुलर इक्विपमेंट के लिए, उसे हम ऐड कर रहे हैं। ऐड किससे कर रहे हैं, इंटरेस्ट के साथ। इंटरेस्ट हमारा क्या था, एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट आर था। तो जब हम 1 प्लस आर कर रहे हैं, ये 1 प्लस हम क्यों करें, क्योंकि इनिशियल जो इंटरेस्ट था वो 1 प्लस आर रहेगा आफ्टर 1 ईयर के बाद। फाइन, फर्स्ट ईयर में कुछ भी नहीं था, सेकेंड ईयर में Q1 प्लस आर हमारा जो इनिशियल इंटरेस्ट था दैट इज अमाउंट फॉर पर्टिकुलर इक्विपमेंट 1 प्लस इंटरेस्ट ऑन दैट पर्टिकुलर इक्विपमेंट आर, दैट इज Q1 प्लस आर। देन हम जब थर्ड ईयर के पास मूव कर रहे हैं तब हमने देखा हमारे इसमें और चेंजेस आएंगी, वो विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड ईयर रहेगा। तो हमने सेकेंड ईयर की वैल्यू एज इट इज लिख ली Q1 प्लस आर, फिर उसे हम फिर से मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस आर से। फाइन, then it will be Q1 plus R to the power 2. Similarly, जब हम देखेंगे वैल्यू by the end of n year, it will be Q1 plus R to the power n minus 1. Fine. n minus 1 कैसे आया, सी यहाँ पे 2 कैसे आया थर्ड ईयर में, या क्योंकि हम 3 इयर्स के लिए, जब वैल्यू 3 इयर्स के लिए तो हम 3 माइनस 1 करेंगे। 3 क्यू एन, देखो एन में वैल्यू पुट करो, देखो जब हम फर्स्ट ईयर के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहाँ पे फर्स्ट ईयर के लिए यहाँ पे एन की जगह पे 1 डालेंगे तो यहाँ पे 0 आएगा। हमें पता है किसी भी टर्म या किसी भी वैल्यू के पावर में जब 0 रहता है तो वैल्यू 1 हो जाएगी। तो जब हम यहाँ पे 1 डालेंगे फॉर द 1 ईयर तो वैल्यू 0 हो जाएगी, फिर क्यू ही रिमेनिंग रहेगा।
सिमिलरली जब हम सेकेंड ईयर के देखेंगे तो यहाँ पे जब हम n में 2 वैल्यू पुट करेंगे तो 2 माइनस 1 1, सो यहाँ पे रहेगा q 1 माइनस r, q 1 प्लस 1 माइनस r, सॉरी q 1 प्लस r। सिमिलरली जब हम थर्ड ईयर के लिए देख रहे हैं तो यहाँ पे n की वैल्यू हम 3 पुट करेंगे तो 3 माइनस 1 2 आएगी, तो q 1 प्लस r टू द पावर 2। फाइन। तो ये हमारा फॉर्मूला है पर्टिकुलर ईयर के लिए डिप्रिसिएशन चार्ज फाइंड आउट करने के लिए, दैट इज q 1 प्लस r टू द पावर n माइनस 1। अभी क्लियर है सबको पर्टिकुलर ईयर के लिए हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं? देखो फिर उसके बाद सिमिलरली जब Q डिपॉजिट होगा एट द एंड ऑफ 2 इयर्स तो n माइनस 2 करेंगे, यहाँ पे n ईयर्स के लिए था, तो जब हम सेकेंड ईयर के लिए डिप्रिसिएशन चार्ज देखेंगे तो यहाँ पे n माइनस 2 रहेगा। फाइन। सिमिलरली जब हम n माइनस 1 ईयर के लिए देखेंगे तो क्या रहेगा n माइनस n माइनस 1, सो इट विल बी q प्लस सॉरी q मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस r। अभी क्लियर है? ओके। सो ये सारे वैल्यूज को जब हम एक सीरीज में लिखेंगे राइट फ्रॉम द 1 ईयर टू द n माइनस 1 ईयर, तो ये एक सीरीज फॉर्म होगी। तो ये सीरीज जो कंटिन्यूअस सीरीज फॉर्म होंगी राइट फ्रॉम द 1 ईयर टू द n माइनस 1 ईयर, इसे हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सीरीज कहेंगे, जिसका सम इक्वल टू रहेगा q ब्रैकेट में 1 प्लस r टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय r। अभी क्लियर है सबको? तो ये हमने देखा था कि इट इज इक्वल टू द p माइनस एस। p माइनस एस क्यू, देखो टोटल डिप्रिसिएशन इज इक्वल टू p माइनस एस। तो जो ये हमने सीरीज से जो हमने निकाला है सम, वो हमारा टोटल डिप्रिसिएशन है विच विल इक्वल टू p माइनस एस। p माइनस एस इक्वल टू दिस टोटल इक्वेशन और वी कैन से टोटल सम। सो हमें q के टर्म्स में निकालनी है। जब हम वैल्यूज को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें q के टर्म्स में वैल्यू मिलेंगी सी। q जब हम यहाँ पे रख रहे हैं, q के टर्म्स में जब हमें वैल्यू चाहिए तो हम सारे वैल्यूज लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे। यहाँ पे ये